नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने 3D जो शुरू कर दी थी, एमपीटेट, सीटेट, एंड रीट एंड ऑल टेट्स यानी सभी एग्जामों के लिए, यानी पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसके लिए मैथ्स जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती है, उस मैथ्स में हम 2D हम पढ़ चुके थे और 3D का कल हमने ऑनलाइन, क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज 9 बजे क्लास लगती है, पर हम देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स भी पूरा करवाना है, इसलिए हम आज थोड़ा सा 3D का रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो 3D में कल हमने क्या पढ़ा था? घनाभ पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। घनाभ होता है क्यूबॉइड। यूं कह सकते हैं कि हमारा जो कमरा होता है वही कमरा एक घनाभ का आकार का होता है। अगर उस कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर अलग अलग हो तो वो घनाभ रहेगा। अगर उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग समान हो तो वो आपका घन बन जाएगा। तो घनाभ के लिए यहां पे मैं बात करता हूं ये इस प्रकार से। ये आपका हो गया आपका घनाभ। घनाभ में जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहेगी, अगर जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग रहेगी, यानी इसका मतलब होता है यहां पर आप बोल सकते हैं इसको लंबाई, जिसको मैं ए बोलूं, ये चौड़ाई ये बी और ये ऊंचाई सी। ये आपकी चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई। तो जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, घनाभ कहलाता है। तो घनाभ होता क्या है? जनरली एक समांतर षटफलक होता है। ठीक है, ठीक, जिसकी सभी फलकें आयताकार होती है। जिसकी सभी फलकें आयताकार होती है। क्या होती है? सभी फलकें आयताकार होती है। आयताकार होती है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करूं मैं, तो इसमें कितनी फलक होती है? तो पहली विशेषता है 6 फलक होती है। कितनी होती है? 6 फलक। दूसरी विशेषता है, फलक मतलब होता है जिसको अपन बोलते हैं सतह भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक कमरा है, जैसे कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो वहां पर चारों दीवारें हैं, तो 1 2 3 4 मेरे पीछे दीवार, और उसके बाद एक छत, एक फर्श। तो इस प्रकार से जो 6 सतह हैं, ये आपकी 6 सतह होती है। और सभी फलकें क्या होती है? एक आयत के आकार की होती है। आयत में क्या होता है? आयत हम पढ़ चुके हैं 2D में, जहां पर ये अब आज चल रही है आपकी 3D। ठीक है, दूसरा है आपके शीर्ष। कितने होते हैं शीर्ष? शीर्ष का देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शीर्ष कितने होते हैं? 6। क्योंकि परीक्षा में एमपीटेट, सीटेट में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी जो थी घनाभ की विशेषता नहीं है। ठीक है, उस प्रकार के प्रश्न। तीसरा है आपके पास भुजाएं। भुजाएं या कोरे। अब कोरे देखे तो आपको पता है, देखो यहां पे 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, उसके बाद 9 10 11 12। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी आपके पास? 12। तो इस प्रकार से घनाभ एक ऐसा समांतर षटफलक है जिसकी सभी फलकें क्या होती है? आयताकार होती है। और इसमें 6 फलक होती है, 6 शीर्ष होते हैं। 6 शीर्ष नहीं, शीर्ष तो 8 होते हैं। सॉरी, मैंने लिखा गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां पे बात करें तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बात करें। घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का बात करें का मतलब होता है एक कमरा होता है जहां पर एक कोने से दूसरे कोने पर एक जो लंबा अगर तिरछा बांस रखा जाए या लंबी जो ऊंचाई होती है विकर्ण, उसको बोलते हैं विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। यह आपका घनाभ का विकर्ण की लंबाई होगी। अब हम बात करते हैं घनाभ के
वक्र पृष्ठ के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस का मतलब यूं कहें अपन अगर सही ढंग से बताएं तो लेटरल सरफेस एक चारों तरफ जो घिरा होता है वो आकृति होती है। यानी हमारे चारों दीवालों का क्षेत्रफल, अगर घनाभ की बात करें तो उसके ऊपर के क्षेत्रफल को छोड़ के, नीचे के क्षेत्रफल को छोड़ के जो चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है, यूं कहें कि एक कमरे में चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब चारों दीवालों का क्षेत्रफल तो आपको पता है, चारों दीवार क्या होती है। अगर यूं कहें तो पहला, दूसरा, मैं आप एक और क्षेत्रफल लिखता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यानी वही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए, आप देखें घनाभ, तो घनाभ में जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो अगर यूं देखें तो लंबाई और चौड़ाई, यहां पर लंबाई चौड़ाई हो रही है। आपकी छत की लंबाई कितनी होगी, ए और बी, ये इसका क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी। आपकी सतह का क्षेत्रफल भी ए बी, एक दीवार का क्षेत्रफल बी सी, दूसरी दीवार का क्षेत्रफल बी बी सी, उसके आसन्न की सी ए, और इस प्रकार से सी ए। तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई का जहां पर इस्तेमाल होता है, केवल लंबाई का और केवल चौड़ाई का इस्तेमाल जहां पर होता है, वो जो होता है आपकी या तो छत होगी या फर्श होगा। अब इन दोनों को गायब कर दो, इन सब का, तो इन सबको यहां पर ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab, बी सी और बी सी 2bc, सी और सी ए 2ca, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी। यहीं पर अगर घनाभ का वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, BC और BC 2BC, सी और CA 2CA, और अगर ये देखें तो आपके पास अगर यहां पे से 2 कॉमन निकलता है, ये 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा, BC और BC 2 कॉमन निकल जाएगा, उसके बाद C भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2A प्लस बी इंटू सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। इसको यूं कह सकते हैं कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। ठीक है, यह दीवालों का क्षेत्रफल, क्योंकि जब भी हमारे पास अगर किसी मकान को पोतना हो, कमरे को पोतना हो, तो उसमें चारों दीवालों की बात करेगा, तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठ होगा। जब चारों दीवालों के साथ आपकी छत की पुताई भी करना है और आपका फर्श भी लगाना है, तो उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, चौथे नंबर का होता है आपका आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दो। यानी इसका मतलब होता है जो आधार का, जो कोई भी आकृति हो ऐसा जिसका आधार हो और शीर्ष हो एक जैसा हो, तो उसके जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसमें अगर ऊंचाई का गुणा कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या मेरी बात समझ पाई? तो इस प्रकार से ये घनाभ हुआ खत्म आपका, जो कि मैं कल ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूं, पर यहां पर मैं एक बार इनके साथ गुजर रहा हूं। ठीक है, घनाभ के बाद हम पढ़ेंगे अब घन। मैं उसके लिए पूरा बोर्ड नहीं करूंगा। घन के लिए आपके पास जो होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक, जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा समांतर षटफलक जिसकी सभी फलके आयताकार शब्द की जगह हो जाए वर्गाकार। ठीक है, विकर्ण तो उसके विशेषताएं जो होती है, 6 फलक होंगे, शीर्ष भी 8 होंगे, भुजाएं भी 12 होगी। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बजाय यहां पर पढ़ेंगे अपन घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई आप देखिए, ए स्क्वायर की जगह भी ए, बी स्क्वायर की जगह भी ए, सी स्क्वायर की जगह भी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर पूरा बाहर निकल जाएगा तो ए निकलेगा, तो यहां पर घनाभ के घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी a√3। ठीक,
अब उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे घन के वक्र पृष्ठ के बारे में। तो घन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो जनरली वही चारों दीवालों का क्षेत्रफल। अब सारी फल के जो घन की होती है वो क्या होती है, वर्गाकार होती है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ यहां पर इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। जब हम बात करेंगे कमरे के चारों दीवालों का क्षेत्रफल भी 4a स्क्वायर। अब घनाभ की बात करेंगे अपन एक घन की, तो घन के अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में चारों दीवालों का क्षेत्रफल होगा। छत का क्षेत्रफल भी a स्क्वायर होगा, फर्श का क्षेत्रफल भी a स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो आपके पास एक घन जिसकी सभी भुजाएं अगर समान है तो उसका क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। आयतन, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो घन का आयतन होता है a की घात 3। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको पूरी तरह से घन और घनाभ के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारा मकसद है कि यहाँ पे फार्मूले आपको, अगर आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फार्मूले बिल्कुल पक्के याद होना चाहिए। बिना फार्मूले के आपकी क्षेत्रमिति में उतना आनंद नहीं आएगा सर, क्योंकि जब भी सवाल आएगा क्षेत्रमिति केवल 10 सेकंड में गायब हो जाएगी, उसके बाद केवल कैलकुलेशन बचेगा। तो क्षेत्रमिति 10 सेकंड में करने के लिए आपको फार्मूले पक्के होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे दूसरी आकृतियां पढ़ते हैं। चलिए, आपका जो तीसरा है फिगर वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी होता है लंब वृत्तीय बेलन। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, लंब वृत्तीय बेलन यानी आप सोचिए यहां पर एक आयत है। ये क्या है, आयत। आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर, तो इसको अक्ष मान लेता हूं, अक्ष मानकर इसकी यहां पर एक कोने से इसको पकड़ को यूं घुमाता हूं। ठीक है ना, ये जो होता है ना एक आकृति यूं करके ना, जैसे थोड़ी सी देर के लिए ये है, ये आयत, ये एक पूरी आयत है। इसके यहां पर इसको अक्ष मानकर अगर मैं पूरा घुमाऊं तो ये पूरी घूमेगी इस प्रकार से, यूं पूरी घूमेगी। तो इस प्रकार से घूमकर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। ये इस प्रकार से, और यहां पे ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, और ये ऐसे बनेगी। ठीक है, और जो अक्ष कहलाती है वो क्या कहलाता है, ऊंचाई। और जो आपने एक भुजा और मानी थी वो क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया आपका लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन में अगर बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ, परिभाषा आपको बहुत याद रखना है इसकी। मैं फिर बता रहा हूं, परिभाषा मैंने यहां पे लिखी नहीं, पर क्या है, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर दूसरी भुजा को सिरे से पकड़कर चारों तरफ घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, लंबवृत्तीय बेलन, यानी एक बेलन कहलाता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब वही कर्व सरफेस, जिसको अपन लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं, यानी पार्श्व। पार्श्व कुल मिला के यूं कहें तो आपका ऊपर का सिरा और नीचे के सिरे के क्षेत्रफल को अगर छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ सारा क्षेत्रफल जो गोल गोल है वही आपका क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस कहलाता है, यानी वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ में जनरली होता क्या है, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, ऊंचाई। अब आधार की परिधि क्या है, तो आधार क्या है, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और उसके बाद ऊंचाई क्या है h, तो ये हो गया 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस, और टोटल सरफेस का मतलब होता है, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी दोनों सिरे मतलब क्या होता है, जो उसका एक तो अपर सरफेस और नीचे वाला वो दोनों ही क्या है, वृत्त के आकार के। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr तो है ही है, दोनों सिरे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है
वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों होंगे तो क्या होंगे 2πr²। तो इसका मतलब होता है 2πr, यहां से कॉमन निकालूं तो बचेगा h प्लस आर या r प्लस एच, दोनों में से लिख सकते हैं। यही आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब चलते हैं बेलन का आयतन। देखिए वक्र पृष्ठ आपको हमेशा ध्यान रखेगा, अगर हम वक्र पृष्ठ का मतलब होता है दोनों सिरे के क्षेत्रफल को छोड़ा गया है, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है वक्र पृष्ठ में इन दोनों चित्रों को जोड़ दो, और आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr² गुणित ऊंचाई कितनी h, तो अगर यहां पे होगा तो πr² h। ठीक है, फिर बोल रहा हूं क्षेत्रमिति को अगर कंप्लीट करना है तो आपके सारे फार्मूले बिल्कुल मुंह जुबानी आपके कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये मुंह जुबानी नहीं होंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको तकलीफ 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 आएगी। ठीक है, बिल्कुल एक बार बिल्कुल कंठाग्र कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब है हमारी चौथी आकृति, वो है राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, अब शंकु के बारे में देखें तो देखिए ये क्या है, एक तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एक क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं इसको। समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा को अक्ष मानकर चारों तरफ घुमाने पर बनी आकृति शंकु कहलाती है। परिभाषाओं को बिल्कुल ध्यान देना सर, बिना परिभाषाओं के मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप एमपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और एमपी टेट और सी टेट की तैयारी में परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल देगा निम्न में से कौन सी विशेषता शंकु के बारे में गलत है। तो जब तक आपको परिभाषाएं नहीं आएगी तब आप नहीं कर पाएंगे। तो शंकु क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा को अक्ष मानकर दूसरी भुजा के सिरे को पकड़कर चारों तरफ घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। यह आपकी होगी त्रिज्या, यह आपकी होगी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक, और यह आपकी होगी ऊंचाई, ऊंचाई को हम बोलेंगे एच। यहां पर भी वही शंकु का वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जो होता है यहां पर थोड़ा सा अलग होता है, वो होता है पाई आर और यहां पर होता है एल। ठीक है, पाई आर और एल। शंकु का अगर यहां पर बात करें संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ को तो जोड़ ही लो और उसके बाद दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो इसका तो एक ही सिरे का क्षेत्रफल बचा, दोनों सिरे तो है ही नहीं इसके, तो यह डायरेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से कॉमन निकाले तो पाई, देखिए पाई और आर दोनों में कॉमन निकल जाए, पाई आर, और यहां बचेगा आर और यहां बचेगा एल, तो पाई आर आर प्लस एल। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपके पास, क्या होता है ध्यान से देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये शंकु के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत रही होगी। इस प्रकार से हमने यहां पर चीजें पढ़ी है। अब एक आकृति हमको यहां पे कम से कम 4 आकृति होगी, 3 आकृति और पढ़नी है, 7 आकृतियां हमको पढ़नी है। ठीक है, अब यहां पे शंकु के बारे में अगर देखें तो एक बाल्टी करके एक आती है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए चलिए, अब आपकी 5वीं जो आकृति आती है वो आती है, देखो क्या बोलते हैं इसको, देखो ये आपका शंकु, ध्यान से सुनना इसको। शंकु अभी बनाया आप लोगों ने, ये शंकु, ये इस शंकु को मैं ऊपर से काट दूं, ये काट दूं, ये इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं चित्र, थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
ये क्या है आपका शंकु, ठीक है। और इस शंकु को मैं अगर बीच में से काट दूं तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी और मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। ये यहां से यहां तक इसकी ये होगी, ये इसकी यहां पे तिर्यक ऊंचाई होगी, ये यहां पर इसकी एच होगी और ये यहां पे आर होगी, ठीक है। पिछला जो मैंने एक शंकु पढ़ाया था उस शंकु में आपको एक संबंध बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं आपको। एल आर व एच में संबंध, यानी आपको पता है ये शंकु है तो इस शंकु में ये जो होती है ये आपका एच होती है, ये एल होती है और ये आर होती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय की भुजाएं हैं, इसलिए ये एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैसे अंडरस्टूड है पर मुझे बताना यहाँ पे, मुझे लगा कि वो मैं भूल गया हूं तो इसलिए मैंने बता दिया। यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी जो त्रिज्या एक R1 होगी और एक होगी R2, ठीक है। बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या जिसको पेंदे की त्रिज्या, ये आपकी होगी H। अब इसके बारे में जनरली इस प्रकार की जो चीज होती है वो बाल्टी का आकार लेती है। किसका आकार लेती है? बाल्टी का आकार। इसको थोड़ा सा अगर यूं कर दें, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा जमेगा नहीं चित्र, आपको पता है बाल्टी हमारी ऐसी होती है, ये ठीक है। अगर आपको हो तो कड़ाई लगा देता हूं मैं, ये कड़ा ये तो ये जनरली क्या है आपका, ये क्या है? फ्रस्ट्रम, TRUM, फ्रस्ट्रम, जिसको हम बोलते हैं छिन्नक या फिर अपनी देशी भाषा में बोले तो बाल्टी, ठीक। इसमें भी क्या होता है, वही आपका वक्र पृष्ठ होता है, वही आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है और वही आपका आयतन होता है, ठीक। इसको लिखेंगे अपन वक्र पृष्ठ। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इतना सा होता है। अब इसी में थोड़ा सा अपने को फेल बदल करना है और इसी के हिसाब से अपने को लिखना है। देखिए वक्र पृष्ठ यहां पर क्या है था, पाई आर एल, क्योंकि ये जो छिन्नक बना है ये शंकु से ही बना है। शंकु का ऊपर का एक आइसक्रीम का तो कोण काट दिया पूरी तरह से, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई और एल। और यहां पर जो आर है ये आर, इस आर को लिख दूंगा मैं R1 प्लस R2, ठीक। ये तो इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 L। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा, इन दोनों को तो लिखो ही लिखो, पाई R1 प्लस R2 और L। ये तो क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठ। उस वक्र पृष्ठ में दोनों सिरों का क्षेत्रफल जुड़ेगा, तो दोनों ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है। इसकी तो ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यूं देखें तो पेंदे की त्रिज्या R1 ले ली थी अपनों ने, इसलिए पहले मैंने लिख दिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉमन निकाल दूं तो पाई करके अगर यहां पर ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 ब्रैकेट में L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये आपका सूत्र बन जाए। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आयतन की बात करते हैं, तो आयतन का जो सूत्र होता है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पाई H/3, ये क्योंकि यहां पे भी वही पाई H/3, बस केवल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर आप बेलन के शंकु के अगर आकृति को देख लें, आप अगर शंकु की आकृति को अगर आप देख लें तो उसके हिसाब से इसके फार्मूले लिख सकते हैं। पाई आर एल, तो यहां आर की अगर जगह रखें तो R1 प्लस R2 रख देंगे। यहां संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, पहले पाई आर एल होता है, तो यहां पर पाई R1 प्लस R2 L हो गया, और उसके बाद दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यहां पे एक ही सिरा था, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो दोनों सिरे क्या है, वृत्त के आकार के हैं, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर कॉमन निकाल के इस प्रकार क्या कर दे, तो ये आपका छिन्न के बाल्टी। आयतन का मतलब होता है इस बाल्टी में कितना पानी आएगा। ध्यान रखिएगा,
वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का, संपूर्ण पृष्ठ मतलब दोनों सिरे जोड़ देना है, और आयतन का मतलब होता है उसमें कितना पानी आएगा। अगर ये सारी चीजें पता है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लास्ट 2 आकृतियां और बची है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए 3D की लास्ट 2 आकृतियां, लास्ट नहीं मतलब कुछ और भी होते हैं पर मैं अपने हिसाब से को काफी है। देखिए अगर यहां पर मैं बात करूं किसकी, एक वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या मतलब किसी का अगर चूड़ी ले लो और यूं, और उस वृत्त ही होता है, उसको अगर यूं करके घुमाऊं, घुमाने, तो उस प्रकार के घूमकर बनी हुई ठोस आकृतियां, यानी यूं कहें कि एक वृत्त के चारों तरफ घुमाने पर बनी ठोस आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। अब मार तो योज नजर आएगा सर, क्यों? क्योंकि मेरे तो क्या है 3 डायमेंशनल तो है नहीं मेरे पास, इसलिए ये क्या हो गया मेरा एक स्फेयर, टेनिस की गेंद मान सकता हूं इसको, यानी गोला। ठीक है, तो क्या परिभाषा है इसकी, किसी वृत्त की चारों तरफ घुमाने पर बनी ठोस आकृति वृत्त गोला कहलाती है। क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहां वक्र पृष्ठ की बात नहीं आ सकती सर, थोड़ा सा लफड़ा है, कारण बताता हूं। क्योंकि इसके पास ऐसा कोई शर्त, क्योंकि ये गोल है पूरा, है तो टुक 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 गोल, अब गोल है तो इसकी कोई पृष्ठ तो बच ही नहीं रही है। ठीक है, इसलिए इसके गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक, गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन का मतलब ये आपके पास हुआ वॉल्यूम, वो होता है 4/3πr³। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि सर ये क्लास अभी यहाँ खत्म हो जाए तो रात को 9 बजे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। कुछ 2 चैप्टर हमारे एमपीटेट और सीटेट में बहुत बड़े होते हैं, वो होती है क्षेत्रमिति और एक और होता है ज्यामिति। तो क्षेत्रमिति जल्दी खत्म हो जाएगी, ज्यामिति हम शुरू कर देंगे, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी हमें करना है। अब आता है यही, ये होती है हमारे पास अर्धगोला, अर्धगोला जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, HEMISPHER, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है, वही चीज वक्र पृष्ठ, इसमें वक्र पृष्ठ होता है क्योंकि इसका ऊपर का सिरा भी होता है, दिख रहा है यहां पे, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 3πr², और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3, 4/3 की जगह हो जाएगा यहां पे 2/3πr³। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 3D के सारे सर्कुलर, ये सारे फार्मूले पढ़ लिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे पढ़ाता तो थोड़ा सा टाइम भी लगता और फिर चीज़ें हो जाती है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपके रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर बता रहा हूँ मैं आपको, एमपीटेट और सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। जितने भी भाई बंधु सखा मित्र आपके साथ हो, प्लीज़ उनको जोड़िए, जितना जोड़ोगे उतना ही आनंद आएगा, एक से एक जुड़ता जाएगा, कारवा बनता जाएगा, सफलताएं मिलती जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से जल्दी करिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो ग्रुप है यूथ गुरुकुल के नाम से, ध्यान रखिएगा, यूथ गुरुकुल के नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, और उस ग्रुप में आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वहां पे क्या करना, ज्वाइन करना, और आप चाहे जितने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। अगर एक आदमी चाहे कि मैं 100 दोस्तों को जोड़ रहा हूं, 100 जोड़ देना, 200 जोड़ देना, जितना आप चाहे उतना जोड़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, और आप जितना जोड़ेंगे उतना हमें फायदा। चलिए, हम सबको फायदा होगा। तो यहां पर स्फेयर, अर्धगोला, 2D के मैंने आपको पता है, आपको 2D में पढ़ा चुका हूं, उसके 40 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए हैं, और 10-50 क्वेश्चन की PDF मैंने आपको दे दी है। बचे हुए 10 क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारी 3D हो गई, और शाम की 9 बजे की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।